Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Yesterday we discussed about a short note of viscosity. Today we will discuss the second short note on surface tension. इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत आइडिया आपको जो है वो मेट्रिक फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत आइडिया इसका लिया होगा. आज हम बड़े डिटेल में जो है वो कंप्लीट 1 घंटे के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन होती क्या चीज़ है, उसके फ़ायदे क्या हैं. ठीक है, तो सरफेस और टेंशन 2 वर्ड से निकला है. सतही तनाव. सरफेस तो सतह को कहते हैं किसी भी चीज़ का सरफेस. टेंशन किसे कहते हैं? तनाव. एक तो टेंशन होता है इंसान के जहन में होता है, पढ़ाई का टेंशन है ना, बारिश की टेंशन, घर में पानी आ जाने की टेंशन. तो एक तो टेंशन जो है इस तरह की है, और एक टेंशन फिजिक्स के अंदर होती है. फिजिक्स के अंदर टेंशन किसे कहते हैं? टेंशन एक फोर्स है. और कैसी फोर्स है? खिंचाई, मतलब स्ट्रेचिंग की फोर्स है, खींचने की ताकत. ठीक है, टेंशन फोर्स. ठीक है, जो किसी चीज़ को खींचने वाली फोर्स होती है उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं. जैसे स्ट्रिंग में होती है, जब किसी स्ट्रिंग के साथ कोई वेट अटैच कर दिया जाता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक फोर्स जनरेट हो जाती है, उसको हम टेंशन कहते हैं. उसको हम कैलकुलेट भी करते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, कि जब दोनों बॉडी हम वर्टिकली लगा दें, या एक को वर्टिकली को एक को हॉरिजॉन्टली लगा दें, तो सूरत में आपने फिजिक्स के अंदर मैट्रिक फर्स्ट ईयर दोनों में डेरिवेशन आपने की होगी टेंशन इन द स्ट्रिंग की. ठीक है, इस तरह से केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं सरफेस टेंशन. टेंशन मतलब तो लाइक एक खिंचाव जिसको हम कहते हैं, और सरफेस में तो डेफिनेशन क्या बन गई? द टेंशन क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. लिक्विड की सरफेस पर जो टेंशन क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन. अब ऐसा क्यों होता है? अगर आपने कभी देखा हो कि किसी भी लिक्विड की सतह जो होती है, कि किसी भी लिक्विड की जो सतह होती है उसका जो सरफेस होता है ना, वो ज़्यादा खिंचा हुआ होता है, उसमें ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बनिस्बत उसके बाकी जगहों के. खिंचाव होता है उसकी में. अगर वो दे ना, अगर उसको टच भी करोगे ना सरफेस को, तो उससे लगता है कि हाँ बिल्कुल एक मतलब उस तरह से एक टेंशन मौजूद है उसके सरफेस में. और इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है कि कभी कभार मक्खियाँ या फिर जो मच्छर वगैरह होते हैं वो क्या होता है, बैठ जाते हैं आकर उसके ऊपर, पानी के ऊपर बैठ जाता है. आप बोलते हैं यार पानी के ऊपर डूब क्यों नहीं रहा? दिमाग में आता है ना कि यार ये मच्छर जो है वो पानी के ऊपर ऐसे चल रहा है जैसे कि कोई रोड है, हाईवे, तो वो डूब क्यों नहीं रहा पानी के अंदर? तो वजह क्या होती है? वजह है पानी का सरफेस टेंशन, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मच्छर उस पर बैठ पाता है. अब ऐसा होता क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि पानी के सरफेस पर टेंशन क्रिएट क्यों होती है, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन में आएंगे. तो लेट्स से कि एक बीकर ऑफ वाटर है, पानी के मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया. ठीक है, इस बीकर के अंदर पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको रेड कलर से यहाँ पर दिख रहे हैं. तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं और कुछ बिलो सरफेस हैं. जो सरफेस के नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है कि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे एक फोर्स भी लगाता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. ठीक है, तो यहाँ पर हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक फोर्स लगा रहा है. मतलब जैसे ये बीच वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर तरफ फोर्स लगा रहे हैं. लेकिन जब आप टॉप के मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो टॉप के मॉलिक्यूल सिर्फ राइट लेफ्ट और बॉटम पे फोर्स लगा रहे होंगे, वो अपवर्ड फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है दूसरा सरफेस पर. तो क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, राइट और लेफ्ट में ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से. और जब करीब आते हैं तो क्या होता है, इन सरफेस पर एक खिंचाव बन जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है. इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से मच्छर जो है वो बैठ जाते हैं किसी भी पानी की सतह पर ऊपर, क्योंकि वो मोटी सतह होती है उसकी, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब होते हैं वहाँ पर. क्योंकि वजह क्या होती है, क्योंकि ऊपर को फोर्स लगाना नहीं होता, सारे राइट और लेफ्ट में लगाते हैं, ज़्यादा फोर्स लगा पाते हैं. ठीक है, अब इसी को हम एक और अंदाज से बता सकते हैं, मैथमेटिकली भी उसको हम बता सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. कि यूनिट लेंथ में जितना फोर्स लग रहा है या यूनिट एरिया में जितनी एनर्जी लग रही है, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन. तो इससे हमें एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि गैमा, अच्छा सरफेस टेंशन को शो करते हैं गैमा से. गैमा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था विस्कोसिटी को हम ईटा से शो करते हैं, वैसे सरफेस टेंशन को हम गैमा से शो करते हैं. तो गैमा बराबर हो गया, तो गैमा को बनाने का सिंपल तरीका होता है, इस तरह से बना लेते हैं. मैं इस तरह से बना देता हूँ. अब आप कुछ बच्चे इस तरह से डायरेक्ट बना दें, मतलब मैं इस तरह नहीं बनाता, मैं यूँ कर देता हूँ ताकि वो आर और वी से थोड़ा अलग हो जाए. ठीक है, तो आप डिफरेंट तरह से आप बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. तो गैमा जो है वो बराबर है फोर्स पर यूनिट लेंथ के या एनर्जी पर यूनिट एरिया के. ठीक है, कि यूनिट लेंथ पर कितनी फोर्स लग रही है या यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी लग रही है. ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसको हम कह सकते हैं. चाहिए दोनों फॉर्मूले बराबर हैं, डायमेंशनली बोथ आर करेक्ट. अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जब अगर आप इनके डायमेंशंस
चेक करोगे ना, दोनों के डायमेंशन सेम निकल जाएंगे। मैं आपको ऐसे भी बता दे रहा हूँ, देखो एनर्जी क्या होती है, वर्क डन ना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे एरिया है, एरिया जो है वो लेंथ इंटू लेंथ, तो है ना मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो यहाँ पर ये फोर्स आ गया ना, तो फोर्स आ गया न्यूटन, और ये आ गया यहाँ पर मीटर आ गया, न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो बराबर आ गया ना, डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये हो गया। तो बात एक ही, आप फोर्स पर यूनिट लेंथ का हो कि एनर्जी पर यूनिट एरिया का हो, दोनों ही सरफेस टेंशन है। अब मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, कल मैंने जैसे विस्कोसिटी में प्रेशर इनटू टाइम फॉर्मूला लिखा था, तो प्रेशर लिखने का मकसद कथी तौर पे ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको इससे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल्स लिक्विड पोर्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए हम यूनिट निकाल लेंगे, ये फ़ायदा होगा। तो जैसे F/L से SI सिस्टम में यूनिट क्या निकल सकती है, न्यूटन पर मीटर। यस, फोर्स हो गया न्यूटन पर मीटर, और दूसरे फॉर्मूले से क्या निकल सकती है, डायरेक्ट एनर्जी के डायरेक्ट यूनिट भी हमारे पास है, जूल, यस, जूल पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, CGS सिस्टम में बताओ फोर्स पर यूनिट लेंथ, CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन पर लेंथ सेंटीमीटर, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है CGS में, नहीं पता शायद, अर्ग होती है, अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये CGS सिस्टम में इसकी एनर्जी जो है वो 2 यूनिट्स हैं, वो SI में याद करना होगा, 2 यूनिट्स आपको CGS सिस्टम में याद करनी होगी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है बात। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। कल हमने विस्कोसिटी के फैक्टर्स पढ़े थे, तो पहले सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये लिखूँ कि सरफेस टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। सिंपल बात, सबसे मेन बात कि जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। कल हमने जिस तरह से कल जो हमने पढ़े थे ना, जो भी रिलेशंस पढ़े थे, जो फैक्टर्स पढ़े थे, सेम सारे फैक्टर बिल्कुल यहाँ पर आएंगे, दोनों फैक्टर्स मतलब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था टेम्परेचर का, तो हमने पढ़ा था कि जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जो विस्कोसिटी होता है, सेम वैसे ही जो सरफेस टेंशन इट इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, वजह आप जानते हैं क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो सरफेस टेंशन ऐसी कम हो जाएगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, सही है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ के इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स के। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होगी, इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगा, उतना ज़्यादा कह लो कि सरफेस टेंशन होगा, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स जब बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे ना। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो जाएगी तो सूरत में करीब करीब आ जाएंगे, और ये अगर जो है वो वीक हो, डायपोल फोर्स हो या लंडन फोर्सेज हो, तो वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्स, उतना ज़्यादा कह लें कि सरफेस टेंशन होगा, और अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक पड़ जाती है तो फिर सरफेस टेंशन भी वीक पड़ जाएगी, वो कम हो जाएगा वो, ठीक है। वो मैंने आपको चार्ट मैंने कल बना दिया था, आज मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा उस चार्ट को ना, ठीक है। वो मैंने पूरा जो बॉन्ड का चार्ट आपको कल बनाया था ना, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड पे मैंने लिखा भी था, सबसे पहले मेटेलिक बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन डायपोल फोर्स, फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आके शॉर्ट नोट खत्म हो जाएगा, इतनी चीज़ें लिखेंगे हमारा शॉर्ट नोट हो जाएगा, काफ़ी बहुत है, क्योंकि लिखने पे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब लेकिन उसके बाद क्या रीजंस हैं, तो रीजंस काफ़ी सारे इसके हैं, 5 रीजंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। देयर आर 5 रीजंस। पहली बात है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑलवेज स्फेरिकल, कि पानी का गिरता हुआ कतरा गोल ही क्यों होता है। दूसरा, मरकरी जो है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है और वाटर कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बनाते हैं। तीसरा, कि जब आप कैपिलरी ट्यूब डालते हो पानी के अंदर तो पानी उसके ऊपर क्यों चढ़ जाता है, जैसे पेप्सी वगैरह में स्ट्रॉ डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, क्या वजह होती है। इस तरह इंक जब डालते हैं टिश्यू पेपर में तो इंक फैल क्यों जाता है, उसकी वजह से। तो ये कुछ इस तरह के रीजंस हैं, ये सब सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। तो मैं डिटेल में आपको इन डेप्थ इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगा। 5वां रीज़न पहले हमें पता लग सकता है कि H2O हैज़ मोर सरफेस टेंशन दैन इथाइल अल्कोहल। वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा क्यों होता है इथाइल अल्कोहल से, विस्कोसिटी तो है ही, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कल तो पढ़ा था है। देखो वाटर के स्ट्रक्चर जब हम देखें ना, वाटर है HOH, यस, वाटर में 2 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथाइल अल्कोहल में 1 जगह पर होती है सिर्फ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में ही है, बट जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वाटर के अंदर है। दैट्स वाई के वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है, विस्कोसिटी भी इसी की ज़्यादा होगी। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल शराब होता है, बताया था ना कल, तो शराब पतला होता है पानी से, देखा याद है, ठीक है। तो पहला तो हो गया, ये समझ में आ गया ना 5वां। अब बाकी जो है थोड़े से टिपिकल्स हैं। पहला सवाल,
अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल। पानी का गिरता हुआ कतरा हमेशा गोल होता है। अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल। नेक्स्ट रीजन हमारे पास है कि पानी का गिरता हुआ कतरा हमेशा गोल क्यों होता है। स्फेरिकल और राउंड में क्या, सर्किल और स्फेयर में क्या फ़र्क है? असल में सिंपल फ़र्क 2D और 3D ऑब्जेक्ट का है कि सर्किल एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल, और जबकि स्फेयर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सेम यही फ़र्क जैसे कि जो फ़र्क है कि स्क्वायर और क्यूब में, कि स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जबकि क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ऐसे ही है ना। तो स्फेयर हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, कोशिश करते हैं तासुर लग जाए ऐसा, बोर्ड पे हम स्फेयर बना, वो सर्किल बना सकते हैं, शेडिंग वेडिंग करके हम उसको शो करते हैं कि भाई ये गोल समझ जाओ, उसमें गोल चीज़ लेकिन बन नहीं सकती कागज़ पे या एक प्लेन ऑब्जेक्ट पे। हाँ दिखा सकते हैं बॉल की सूरत में जिस तरह। तो एक पानी का गिरता हुआ कतरा हमेशा स्फेरिकल क्यों होता है, गोल क्यों होता है? जब किसी टैप से, दिस इज अ टैप से जब वाटर स्पिल करता है, गिरता है, तो शुरू में जो शेप आता है वो तो होता है टेयर शेप या पेयर शेप, आंसू जैसा शेप होता है, चूंकि वो उसके साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन जब ये कतरा जब बीच में आ जाए, ठीक है, जब ये कतरा जब बीच में आ जाता है तो सूरत में क्या हो जाता है कि ये कतरा होता है स्फेरिकल, ये गोल हो जाता है। तो आखिरकार ये स्फेरिकल ही क्यों होता है पानी का गिरता हुआ कतरा? ये चकोर क्यों नहीं होता, ऐसे चकोर क्यों नहीं होता, ये ट्रायंगल में ऐसे क्यों नहीं गिर रहा होता? ये भी एक सवाल जहन में जनरेट हो सकता है। रीज़न में हम तो इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल अच्छा, गोल आपको दिख सकता है लेकिन बहुत तेज़ी में गिरता है तो पता नहीं लगता। नॉर्मली अगर आप इसको स्लो मोशन में चेक करो तो आपको गोल दिखेगा, ठीक है। तो वो है ना यूट्यूब पे एक चैनल है स्लो मो गाइस के नाम से, स्लो मो के नाम से एक है ना, तो उसमें वो हर चीज़ के स्लो मोशन वीडियोस दिखा रहे होते हैं। वो कोई बड़े बड़े कैमरे लगा के रखते हैं वो लोग। तो उसमें भी जब मैं ये वो डालूंगा जब ये लेक्चर, तो मैं वीडियो भी उसमें डाल दूंगा इसके साथ, तो आप चेक कर लेना कि पानी का जब जो है कतरा जब गिर रहा होता है गोल, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्फेरिकल टाइप होता है, वो बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। अब इसकी क्या वजह होती है कि वो गोल होता है, चकोर क्यों नहीं है? अब्दुल्ला तुम कोई आंसर दे रहे थे मुझे, क्या बता रहे थे? देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम के सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सिर्फ हर अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ और राइट और लेफ्ट में लगा रहे हो, तो ऊपर नहीं लगा रहे होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास पानी का कतरा है और इस पे सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ये इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। बहुत सारे सरफेस पर पानी के कतरे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के कतरे पानी के अंदर ही होते हैं। तो वो सब के सब क्या होंगे, अंदर फोर्स लगाएंगे, एक ही फोर्स है। और जब सब के सब जो है सेंटर की तरह जब वो फोर्स लगाएंगे एक बराबर, तो क्या होगा कि वो एक जो है वो सर्कुलर से एक शेप बन जाएगा, स्फेरिकल से एक शेप बन जाएगा सबके, तो वो गोल बन जाता है। अच्छा, इस चूँकि आपको पता है ना, अच्छा स्क्वायर में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो याद करो कि स्क्वायर में वर्टेक्स पर, ये वर्टेक्स और ये साइड्स हैं, ठीक है, तो वर्टेक्स ज़्यादा दूर होता है इससे, है ना भाई, ये दूर है और ये करीब है, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा या कम फोर्स लग रही है, यहाँ ज़्यादा फोर्स लग रही है। तमाम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में सर्किल वाहिद एक जो कह लो कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके सारे पॉइंट्स उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। छोटे में रट्टा भी यही लगाते हैं, है ना, कि द सर्किल इज द शेप इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी का कतरा गोल होता है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स बराबर की फोर्स सेंटर पे लगा रहे होते हैं, नीचे की तरफ लगा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कतरा खुद ब खुद गोल हो जाता है। आगे बात समझ में सबको कि पानी का कतरा गिरता हुआ कतरा गोल क्यों होता है, क्या रीज़न है, ठीक है। नाउ लिसन, सेकंड हमारे पास जो है वो रीज़न हमारे पास है, दैट इज Hg, मतलब मर्करी फॉर्म्स कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाइल वाटर फॉर्म्स कॉन्केव मेनिस्कस, ठीक है। Hg क्या है? Hg है दैट इज मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है, और H2O दैट इज वाटर, पानी। आपने देखा होगा कि जब आप ब्यूरेट में या किसी एक पतले से, मतलब किसी रॉड के अंदर जब आप पानी डालते हो तो पानी डालने पर क्या होता है, उसकी सतह सरफेस जो है ना वो दब सी जाती है, दब से जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपने ब्यूरेट में, अगर आपने देखा होगा 9th क्लास में जब हम टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते हैं, तो जब हम टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम जो है वो कोई एसिड या बेस डाल रहे होते हैं ब्यूरेट के अंदर, 0 मार्क तक फिल करते हैं, तो क्या होता है, हल्का सा दबा हुआ होता है ऊपर से वो। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ दिखती है इसमें, जो दबी हुई चीज़, इसको हम लोग कहते हैं, ये यहाँ पर दोनों जगह पर दिख रही है, इसी को हम लोग कहते हैं मेनिस्कस। ये मेनिस्कस कहलाता है। मेनिस्कस खुद एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है, मेनिस्कस की ग्रीक वर्ड है। मेनिस्कस एक ग्रीक वर्ड है और इसके इंग्लिश मतलब होते हैं क्रीसेंट। क्रीसेंट मतलब हिलाल, हिलाली चांद, पहले का चांद है ना, ईद का चांद, उसको हम कहते हैं क्रीसेंट या मेनिस्कस। वो बिल्कुल इस तरह से होता है ना, यूँ करके इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, क्रीसेंट जैसा।
तो ये मेनिस्कस होता है कि उसके सरफेस पर मेनिस्कस बन जाते हैं। अब मेनिस्कस दो तरह से होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जब आप पानी डालते हो किसी ब्यूरेट के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस सूरत में ये वाला मेनिस्कस बनता है, तो आपको पता है ना दबा हुआ है ये कॉनकेव मिरर जैसा। तो ये कौन सा मेनिस्कस बन रहा है इस वक्त यहाँ पर? दिस इज कॉनकेव मेनिस्कस। तो वाटर जो है वो कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है और यहाँ पर उभरा हुआ। अच्छा, मरकरी अगर आप डाल दो, मरकरी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं पारा, जो थर्मामीटर के अंदर होता है, वो भी लिक्विड है। अगर हम उसको डाल देंगे तो उस सूरत में वो बनेगा कौन सा मेनिस्कस? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि मरकरी जब हम डालते हैं, वो पानी जब हम डालते हैं वो दब जाती यूँ करके, और जब मरकरी डालते हैं तो इस तरह से उठ जाता है? तो इसकी क्या वजह है कि इसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनने की? इसमें जो कॉनकेव मेनिस्कस बनता है उसमें दो तरह के, एक लोअर मेनिस्कस होता है, एक अपर मेनिस्कस होता है। तो टीचर्स हमेशा जो है वो आपको प्रैक्टिकल में बताते थे टाइट्रेशन में कि लोअर मेनिस्कस को 0 से टच करना होता है, अपर को नहीं। तो लोअर मेनिस्कस को 0 से जाता है, सामने से देखते हैं तो फिर वहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब वजह यह है इसमें कि ऐसा होता क्यों है, रीज़न है। तो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सही है। इससे एक और सवाल इससे जनरेट करते हैं। एक सवाल मैं यहाँ जनरेट करता हूँ, वाई वाटर इज वेट, कि पानी गीला क्यों होता है। जैसे एक है ना, मरीज जाते डॉक्टर के पास और जाकर बोलता है कि भाई मेरे साथ मसला है, जब मैं नहाता हूँ तो गीला हो जाता हूँ। डॉक्टर बोलता है उसका एक ही इलाज है। तो डॉक्टर बोलता है क्या? तो डॉक्टर बोलता है सूखे पानी से नहाओ। ठीक है, तो ये तो लतीफ़ा तो एक है, जो का पार्ट अगर हम बात करें कि भाई वाकई में, लेकिन साइंस आपको इस सवाल का जब भी जवाब देगी कि आखिरकार वाई द वाटर इज़ वेट, कि पानी क्यों जो है वो गीला होता है ना, कि आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है ज़मीन। हर चीज़ का सवाल का जवाब साइंस के पास मौजूद है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे वाटर वेट क्यों होता है। वाटर वेट क्यों होता है, इससे पहले आप ये चीज़ समझो कि दो तरह के फोर्स लिक्विड के अंदर होती हैं। लिक्विड्स जो होती हैं, लिक्विड्स के अंदर दो तरह के फोर्स पाए जाते हैं। एक फोर्स हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और दूसरा फोर्स होता है लिक्विड्स में जिसको हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में क्या फ़र्क होता है? कोहेसिव फोर्स क्या होता है? लिक्विड का एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है, इसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है कि अगर कोई लिक्विड अगर मौजूद है, लिक्विड जो है वॉल ऑफ कंटेनर पर जो फोर्स लगा रहा होता है, कंटेनर के वॉल से, इसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो एक ही कंटेनर, एक ही मतलब कंटेनर के अंदर एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी के अंदर लिक्विड के वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस भी होंगे, एडहेसिव फोर्सेस भी होंगे, क्योंकि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में भी फोर्स लगा रहे होंगे और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी फोर्स लगा रहे होंगे। सही है। तो अब इस लिहाज से, अच्छा, कभी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, कभी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। इसी लिहाज से हम दो तरह के लिक्विड बना लेते हैं। एक हमारे पास लिक्विड होता है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड्स ये वो लिक्विड्स होते हैं जिसको अगर आप छुएंगे तो आपके हाथ को गीला कर देंगे ये। ठीक है, वेटिंग लिक्विड, जैसे कि हमारे पास है वाटर, पानी। और कुछ हमारे पास लिक्विड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड वो होते हैं जो कि आपके हाथ को गीला नहीं करेंगे, सूखे लिक्विड होते हैं ये, जैसे कि Hg मतलब मरकरी। तो मरकरी अगर आपने कभी देखा हो, थर्मामीटर के अंदर होता है कि उससे निकलता है, लिक्विड जैसा होता है सिल्वर कलर का, लेकिन आप उसको कभी अपने हाथ में उठा के उसको हाथ में उठाओगे ना तो हाथ पे स्लिप करते रहेगा सिर्फ वो, और गीला नहीं करेगा आपके हाथ को, हाथ से ऐसे स्लिप करके गिर जाएगा। कागज़ में उठाओगे तो कागज़ में भी वो स्लिप करता रहेगा, लिक्विड हो, लेकिन कागज़ में चिपकेगा नहीं वो पानी की तरह। वो कागज़ से उठा के फेंक दो उसको कहीं पे भी, वो फुआरा सारा का सारा निकल जाएगा। वजह क्या है? चूँकि वाटर एक वेटिंग लिक्विड है और मरकरी एक नॉन वेटिंग लिक्विड है। वेटिंग लिक्विड्स के अंदर उनके एडहेसिव फोर्स जो होते हैं, एडहेसिव फोर्स वो ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं उनके कोहेसिव फोर्स से, जबकि नॉन वेटिंग लिक्विड के अंदर उनके कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके एडहेसिव फोर्स से। अरे बात समझे? मतलब देखो, मतलब कि लिक्विड, पानी की बात करें तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आपस में कम फोर्स लगाते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। पानी के साथ ये मामला है। जैसे एक गिलास पानी, एक जग पानी मैंने भर दिया और से मैंने अपना हाथ डुबा दिया। अब मेरा हाथ उस पानी के लिए वॉल ऑफ कंटेनर जैसा था, तो पानी के हर मॉलिक्यूल ने मेरे हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगाया आपस के मॉलिक्यूल के फोर्स को छोड़कर। तो जब मैंने हाथ निकाला तो हाथ गीला, उसमें पानी चिपका हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से बहुत फोर्स लगा रहा था वो, क्योंकि पानी का एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है उसके कोहेसिव फोर्स के अंदर से। ठीक है, यही मरकरी का मामला अलग है। मरकरी मैंने एक जो है वो जग में भर के रख दिया, यहाँ तक बहुत महंगा आता है एक जग मरकरी जो है वो 30-35 हज़ार रुपये का आएगा, बहुत महंगा केमिकल है। क्योंकि मर्क्यूरी थर्मामीटर में थोड़ा सा डालते हैं सिर्फ,
तो मरकरी जो है वो हमने रख दिया। अब उसके बाद अगर मरकरी के अंदर अगर मैं हाथ डुबाकर निकालूंगा अगर वो, तो उस सूरत में क्या होगा, हाथ डुबाकर निकालने पर क्या होगा कि अब मेरे हाथ में मरकरी लगेगा नहीं, एक भी चिपकेगा नहीं। वजह क्या होगी, चूंकि मरकरी का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, वो मेरे हाथ पे फोर्स नहीं लगाएगा, वापस में ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, इसलिए मरकरी को नॉन वेटिंग लिक्विड कहा जाता है। अरे भाषा में जो बता रहा हूँ, नहीं मरकरी वाहिद है जो नॉन वेटिंग में आता है। अब जब इसकी बात करें टेस्ट ट्यूब में जब इसको डाला जाएगा वाटर को, तो वाटर का एडेसिव फोर्स ज़्यादा है ना, तो वाटर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, वो वॉल ऑफ कंटेनर पे चढ़ जा रहा है ऊपर, ठीक है, और यहाँ से दब जा रहा है, कॉनकेव मेनिस्कस बन जा रहा है। मरकरी की बात करें, चूंकि मरकरी एक नॉन वेटिंग लिक्विड है, इसलिए वो वॉल ऑफ कंटेनर से ज़्यादा आपस में फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से यहाँ से वो डाउन हो जा रहा है वॉल की तरफ से, और आपस में क्या हो जा रहा है, वो अबव हो जा रहा है, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन जा रहा है। आगे बात समझ में। अच्छा, नेक्स्ट है रीज़न के लिक्विड राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाती है। कैपिलरी ट्यूब किससे कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब एक बहुत थिन सा ट्यूब होता है जिसको आपने नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब को जब किसी वाटर फिल्ड टब में डाला जाता है तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि वाटर लेवल उसका राइज हो जाता है। इसी एक्शन को हम लोग कहते हैं, दिस एक्शन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। यही वाला एक्शन कैपिलरी एक्शन कहलाता है, और इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से जो ब्लड है, खून हमारे हार्ट से हमारे ब्रेन में डिफरेंट कैपिलरीज तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन जो होता है क्या वजह होती है, आप याद रखें कि दिस इज़ अगेंस्ट ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के ख़िलाफ़ बात हो रही है। ग्रेविटी, न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी क्या चीज़ है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि वाटर का लेवल डाउन होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा था, ये ऊपर जा रहा होता है। इसको नॉर्मली आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप कोई पेप्सी या कोक या इस तरह से कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हो और अगर आप उसमें स्ट्रॉ यूज़ करते हो, तो जैसे ही स्ट्रॉ डाला जाता है ना, तो क्या होता है, वो ऊपर आता है ना पेप्सी थोड़ी देर के लिए, तो वो पेप्सी का ऊपर आना, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस रीज़न के अंदर कि व्हाई इट हैपेंस। साइंटिफिक रीज़न में आपको इन्हीं छोटे मोटे सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि लिक्विड जो होता है, वाटर जो होता है, उसका एडेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसके कोहेसिव फोर्स से, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अगर जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये आपस में मॉलिक्यूल फोर्स नहीं लगाएंगे, इसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इसके वॉल के साथ, और फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, वो ऊपर राइज होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वाटर कैसा होता है कि यहाँ पर ये वाटर राइज होता है कैपिलरी ट्यूब के ऊपर। अच्छा, ये अगर मरकरी डालोगे ना तो डाउन हो जाएगा। अगर ये मरकरी होता ना ये, और अगर इसके अंदर अगर हम कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो वजह ऊपर आने के नीचे चले जाता है। वजह क्या है, क्योंकि मरकरी का एडेसिव फोर्स कम होता है, उसका कोहेसिव ज़्यादा होता है, तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन मरकरी नॉर्मली घरों पे अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमने हमेशा लिक्विड को राइज होते हुए देखा है, डाउन होते हुए कभी भी नहीं देखा इसके अंदर। बात समझ में आ गई। लास्ट रीज़न है, फोर्थ वन, अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर। पानी का, सॉरी, इंक का एक कतरा ब्लॉटिंग पेपर पर फैल जाता है। ब्लॉटिंग पेपर मतलब अखबारी कागज़, या इसको हम टिश्यू पेपर कह सकते हैं। टिश्यू पेपर पर अगर आप कभी इंक का एक कतरा गिराते हो तो क्या होता है, वो इंक का एक कतरा जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। अब क्यों फैलता है, इसकी क्या वजह होती है, याद रखो कि ये भी जो होता है ना, दिस एक्शन इज आल्सो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। इसके पीछे भी कैपिलरी एक्शन रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर आप टिश्यू पेपर का अगर आप गौर से देखो तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं, पोर्स बने होते हैं ना, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और हर एक पोर एक तरह के कैपिलरी ट्यूब का काम कर रहा होता है। हर एक पोर एक तरह का कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें इंक का कतरा गिरता है, इंक का कतरा एडेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो जो इंक होता है वो आगे से आगे पोर्स में ट्रांसफर होने की कोशिश करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, इसलिए क्या होता है, वो फैलना शुरू हो जाता है टिश्यू पेपर में। समझ में, बस इतनी सी बात है।